Hello, hello everyone. I hope you all are doing well. जैसे कि आप जानते हैं, आज आपके सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मटेरियल्स टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। तो अब हम इसका एब्रीविएशन या एक्रोनियम ही यूज करने वाले हैं। मतलब जब भी हम मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, तो वहां पे हम MTCP यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो MTCP का जो पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है या उसका पैटर्न क्या है और कितनी यूनिट में हमने इसे कवर किया है। तो अगर पैटर्न की बात करें तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जैसे हमेशा आता रहा है। तो ईच यूनिट से आपको 21 मार्क्स का मिलता है और 14 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो 14 मार्क्स इंटू 5 यूनिट से अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होता है आपको। यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिलने वाला है कि आपका यहाँ पे चॉइसेस आपको मिलती हैं, क्योंकि एक यूनिट से आपको 21 मार्क्स को मिलता है और 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, जैसे मैंने आपसे बताया। तो 5 यूनिट है आपकी इसमें। यूनिट नंबर फर्स्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को 2 पार्ट में स्टार्ट किया है, तो आज हम इसे पार्ट ए कवर करेंगे इसका। और यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। बेसिकली आपका जो ये पहली यूनिट है, इसमें हमारा जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है उसको हम समझने वाले हैं, उस पर आज बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर सेकंड आपकी होने वाली है पेंट्स, वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर्स। तो यूनिट सेकंड बेसिकली आपके जितने भी बिल्डिंग के कंपोनेंट हैं या बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज किए जाते हैं वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड की मैं बात करूँ, यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में हम समझने वाले हैं। जितने भी कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, जितनी बिल्डिंग हम बना रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट हम बना रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर फोर्थ में ओनली एंड ओनली आपकी केवल और केवल बिल्डिंग कंपोनेंट के बारे में वहां पे बात करेंगे। यूनिट नंबर फिफ्थ की मैं बात करूँ, यहाँ पे प्लम्बिंग सर्विसेज है। यहाँ पे हम आपके जितनी भी प्लम्बिंग का जो पार्ट होता है वो हम यूनिट नंबर 5 में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो MTCP की अगर मैं बात करूँ, कवर किए हैं और उन्हें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर इस तरीके से पीपीटी बनाई है कि आपको अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें 3 टर्म जरूर पता होनी चाहिए। क्या? व्हाट, व्हाई और वेयर। कि हम उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या होगा, और हम किस तरीके से उस सब्जेक्ट में क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या टॉपिक्स हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक अगर हमारे क्लियर हो गए तो हमें ये क्लियरिटी हो जाती है कि हमें ये जो टॉपिक है या कोई सब्जेक्ट है हमारा, उसको कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज MTCP। तो MTCP का M जो आपका डिनोट कर रहा है वो मटेरियल से है। और मटेरियल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं आपकी बिल्डिंग, रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है। किसी भी तरीके का अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां पे मटेरियल की जरूरत होती है। ड्राइव कहाँ से होते हैं? ये एनवायरमेंट से ही ड्राइव किए जाते हैं। सेकंड टर्म है इसकी टेस्टिंग। और टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ rigorous evaluation, assessment and examination to ensure that the material component and structure meet the required standard. तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें किसी भी स्टैंडर्ड का कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी कंपोनेंट या कोई भी मिक्सचर हमें चाहिए, तो वो हमें टेस्टिंग के हेल्प से ही पता चलता है। ठीक है। तो टेस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन हमें पता है, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर मीन टू बी यूज्ड एंड इनहेबिटेड, राइट। इसके बाद है प्रैक्टिसेस। और प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस रेफर टू द मेथड एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो आपकी रेफर करती है, जो मेथड एंड प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं आपके कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो बेसिकली ये आपके मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का मतलब है। और इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का नाम
ये बताता है कि उसमें क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, क्या कंटेंट हो। या हम ये कह दें कि किसी भी बुक के कंटेंट के ऊपर ही किसी बुक का नाम रखा जाता है, तो उस नाम से हम ये क्लियरिटी आ जाती है हम क्या कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो बात यहाँ पे करें कि वाई की अगर बात करें हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक एरिया मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर इस एरिया की मैं बात करूं, तो अगर मैं किसी एरिया को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, सपोज कीजिए ये आपका 10,000 स्क्वायर फीट आपका एक एरिया है, वहां पे हम कोई फैक्ट्री या कोई भी हैबिटेट वहां बनाने वाले हैं, तो उसकी हमें बाउंड्री बनानी है। तो बाउंड्री बनानी है, तो अगर हमें मटेरियल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, अगर वहां पे हमें जितने भी मटेरियल्स आपके हैं, बेसिक मटेरियल्स क्या है या एडवांस मटेरियल क्या है, उनके बारे में अगर हमें नॉलेज है, तो हम वहां पर प्रॉपर और चीप आपका जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है कम से कम लागत में उसे बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपका 10,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, और उसकी हमें बाउंड्री करनी है। एरिया क्या हो गया आपका, बहुत ज्यादा हो गया, और उसकी बाउंड्री करेंगे तो एक आप जानते हैं ब्रिक होता है, जिसे ईंट बोला जाता है कहीं कहीं पे लैंग्वेज में। ठीक है, तो कहीं ब्लॉक बोलते हैं, और एक आपको दिख रहा है आरसीसी ब्लॉक। तो इसका साइज जैसा आपको दिखने में आपको दिख रहा है, वैसे इसका साइज होता है, क्योंकि आपका ब्रिक छोटा होता है और आरसीसी ब्लॉक बड़ा होता है। अगर हम वेट की बात करें तो दिखने में आरसीसी ब्लॉक ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन आपका हैवी नहीं होता है, लाइट वेट में होता है। तो अगर हम इस बाउंड्री को ब्रिक से बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, जो पैसे आपको ज्यादा लगने वाले हैं। अगर हम वहां पे आपका आरसीसी ब्लॉक यूज करेंगे, वहां पे टाइम कंज्यूम कम होगा, और आपके मटेरियल के पैसे भी वहां पर बचने वाले होंगे। तो आप अगर आपको मटेरियल्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके टेस्टिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तो आप एक प्रॉपर तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट वहां पे कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं वेयर। आपका एमटीसीपी का एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ पे इसे यूज करेंगे। तो जैसे कि बीइंग ए सिविल इंजीनियर, हम ये कहें कि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की ही बात होगी, और वहां पे कौन कौन से मैथडोलॉजीज वहां पे यूज हो रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स वहां पे यूज होने वाली हैं, क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर के हम बात करेंगे। अगर कोई भी, अगर मैं सीमेंट की बात करूं, तो सीमेंट भी आपके आज के टाइम में अलग अलग ग्रेड में आपको मिलता है। जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा ही सीमेंट या वैसे ही ग्रेड का मटेरियल हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्वालिटी एश्योरेंस की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप सही से मटेरियल को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, उसका सिलेक्शन कर पा रहे हैं, तो आप बिल्डिंग भी सही से बना पाएंगे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है मटेरियल के बारे में, और आप किसी भी जगह कैसा ही मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो कॉस्टली भी हो सकता है, और हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ या कॉन्क्रीटनेस वहां पर ऐसी ना मिल पाए, हम ऐसी कॉन्क्रीटनेस गेन ना कर पाए। ठीक है, तो अगर एमटीसीपी की बात करें, तो अगर मैं ये कहूँ कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसी भी एम को लेकर के, आप किसी भी डेजिग्नेशन को लेकर के अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो हो सकता है सर्वेयर आप बनना चाह रहे हो सकता है आप साइट इंजीनियर बनना चाह रहे हो सकता है आप ड्राफ्टमैन बनना चाह रहे हो, पीवीएस इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो इसमें आप कोई भी डेजिग्नेशन में आप जाना चाह रहे हैं। तो आज का जो आपका लेक्चर, में आज का लेक्चर की बात नहीं कहूंगा, जो ये बुक है आपकी एमटीसीपी, तो ये आप किसी भी डेजिग्नेशन पे जाएंगे तो इसकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। मटेरियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिसेस किस तरीके से होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही है, और यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये स्लाइड है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जो आपके पिछले साल में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे, पहले टॉपिक को कवर कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हम आज पढ़ने। तो जैसे कि मैंने बताया, आपका बुक है का नाम है मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, और इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। और इसके यहाँ पे हमने जो टॉपिक्स यहाँ पे
लिस्टेड किए हुए हैं, इनको वन बाय वन यहाँ पे डील करते चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ब्रिक। ब्रिक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ब्रिक के बाद हम समझने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, कि आपके ब्रिक को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, राइट। इसके बाद हम समझने वाले हैं क्लासेस ऑफ ब्रिक, आपके ब्रिक की क्लासेस क्या होती है। इसके बाद हम समझेंगे पगमिल क्या होता है, फिर कंक्रीट क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, स्टेज इन कंक्रीट। ठीक है, तो ये हम क्रोनोलॉजिकली वन बाय वन इन्हें डील करने वाले। तो पहले टॉपिक से पहले हम एक आपका यहाँ पे एक लास्ट 2022-23 में एक सवाल पूछा गया था, तो आया था कि फैक्टर मे बी कंसीडर्ड फॉर चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, कि आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर को आप कंसीडर करेंगे फॉर चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉस्ट। हम वहां पर जब भी कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका कोई मटेरियल चूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है। ठीक है, उसकी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। अगर कोई ज्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि आप अगर देखें तो एक मटेरियल की अगर मैं बात करूं जो हम इससे आगे भी कवर करेंगे, ब्रिक एक ऐसा मटेरियल है, वो ए बी और सी ये कैटेगरी होती है, तीनों कैटेगरी में ब्रिक यूज होता है, राइट। स्ट्रेंथ भी है, एक ब्लॉक भी है, वो हो सकता है अलग अलग मटेरियल का हम अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं। तो ये भी हमारा मैटर करता है कि कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। सेकेंड है ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कितनी ड्यूरेबल है उस स्ट्रक्चर को लेकर के जिस स्ट्रक्चर में हम यूज करने वाले। थर्ड है अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंट में मदर नेचर में वो कितना अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो हमारी रिक्वायरमेंट भी बिल्डिंग की ज्यादा हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्डिंग जो मटेरियल है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी पे भी वो फोकस करते हैं कि अवेलेबिलिटी उसकी उस मटेरियल की कितनी वहां पर है। फोर्थ है परफॉर्मेंस, उस मटेरियल की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में वहां पे मैटर करता है कि मेंटेनेंस कैसा है, ऐसा ना हो कि जितना हम उसे नया खरीद रहे हैं उससे ज्यादा उसका मेंटेनेंस ना लग जाए, ऐसा मटेरियल ना हो। तो इन ये पांच फैक्टर है जिसे देख करके हम अपने बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग मटेरियल की बात करूं या मैं किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया की बात करूं, वहां पे हम ये पांच फैक्टर को देख फोकस कर करके देखते हैं। ठीक है, तो आपका आज का जो पहला मटेरियल है ये है ब्रिक। तो ब्रिक जो आपका है बेसिकली एक कॉमन, जैसे मैंने कहा तीनों कैटेगरी में हर जगह यूज होता है। आज जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हमने ब्रिक को कई क्लासिफाइड कर दिया। चलो पहले समझ लेते हैं ब्रिक क्या है। ब्रिक बेसिकली एक मैसनरी है। ब्रिक मैसनरी इज मेड ऑफ ब्रिक यूनिट बाउंडेड टुगेदर विद मोर्टार। तो आप तो बॉन्ड करते हैं टुगेदर। Brick is a building material used to make walls, pavement। ब्रिक आपके अलग अलग कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। वॉल बनाते हैं हम, पेमेंट बनाते हैं हम, मैसनरी कंस्ट्रक्शन में इसे यूज करते हैं हम। अगर ज्यादा बड़ा वाटर टैंक नहीं है तो वाटर टैंक भी बनाते हैं। ज्यादा बड़ा रिटेनिंग वॉल नहीं है जहाँ पे उससे लोड ज्यादा नहीं आने वाला, वहां पर भी बनाते हैं। हम ये कहें कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर ज्यादा लोड नहीं आ रहा है वहां पे हम ब्रिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रिक की हम कहें कि ये एक रेक्टेंगल ब्लॉक है, अगर मैं एक सिविल इंजीनियर की लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक रेक्टेंगल ब्लॉक है जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, और जो टिपिकली मेड होता है बेक्ड क्ले का। जो आपकी मिट्टी होती है, क्ले मतलब मिट्टी जो होती है, उसको बेक कर करके ये बनाया जाता है। और ये रेड कलर में आपको, रेड और ब्राउन कलर में ये आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम आपका क्ले से ब्रिक बना रहे हैं तो वो रेड कलर का ही होगा, हो सकता है रेड ब्राउनिश हो, ये लाइट रेड कलर। इट्स अ फंडामेंटल मटेरियल फॉर बिल्डिंग वॉल एंड स्ट्रक्चर। तो ये क्या है आपके फंडामेंटल मटेरियल के लिए बिल्डिंग वॉल और स्ट्रक्चर में यूज होता है। ट्रेडिशनली ब्रिक आर दोस व्हिच हैव नॉट बीन स्टैंडर्डाइज्ड इन साइज। ठीक है, तो इसका आपके अगर मॉड्यूलर ब्रिक की मैं बात करूं या मैट्रिक ब्रिक की मैं बात करूं,
तो ये आपका जो साइज होता है, अगर मैं एमएम में इसकी बात करूंगा, 190 इंटू 90 एमएम में साइज आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि साइज, लेंथ इसकी होगी 190 एमएम, इसकी डेप्थ आपकी होगी 90 एमएम, बिड और इसकी हाइट जो आपकी होती है वो होती है 90 एम। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बात करूँ, 90 इंटू 9 अगर हम बात करें नॉन मॉड्यूलर 110 mm, यानी कि 110 mm एंड 70 mm। तो ये आपका बेसिकली जो मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर साइज आपका दिया गया। आपने देखा होगा ब्रिक के अंदर एक कैविटी आपको दिखती होगी रेक्टेंगुलर शेप में, यहाँ पर उसे बोलते हैं फ्रॉग। फ्रॉग मतलब FROG, फ्रॉग, वही जो मेंढक हम बोलते हैं, उसी वहीं से ये टर्म ली गई है फ्रॉग। तो इसका यूज क्या होता है, ये आपका जब मोटार हम ब्रिक यहाँ पे लगाते हैं ब्रिक के साथ, तो ये एक प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए आपका जो हम यहाँ पे जो ये कैविटी आपकी जिसके मैंने प्रोब नाम बताया, ये एक प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए वहां पे यूज। ठीक है, तो ब्रिक हम समझ गए, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगल ब्लॉक है आपको, इसका साइज हम समझ गए। अब समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक है। तो हम कंपोजिशन क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि कंपोजिशन अगर हमें इंग्रेडिएंट पता चल गए, किस इंग्रेडिएंट से कैसी स्ट्रेंथ हमें उस ब्रिक को मिल रही है, तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट है, जिस स्ट्रेंथ की हमें रिक्वायर करते हैं, वैसा ही हम ब्रिक हम बना सकते हैं। या हम बोल दें कि जहां से हम ब्रिक को ले रहे हैं उन्हें बता सकते हैं कि हमें इस तरीके का ब्रिक चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ का ब्रिक चाहिए, आप हमें वो प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक। तो कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक पर बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बता दूं कि जब भी हम कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक की बात करें, तो यहाँ पे मैं एक उस ब्रिक मैन्युफैक्चरर प्लांट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक वर्कर था जिसका नाम था सलीम। ठीक है, मैं स्पेलिंग आपको बता दूं सलीम की, क्योंकि स्पेलिंग यहाँ ज्यादा मैटर करती है। द स्पेलिंग इज SALIM, राइट। तो इस सलीम वो एक ऐसा वर्कर था जिससे मल्टीटास्किंग था, जो भी वहां पर उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आए, वो ऑलवेज रेडी रहता था। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, ब्रिक से लेकर के, ब्रिक क्ले को लेकर के, कंपोजिशन को लेकर के, हमेशा रेडी रहता था। तो हमें इस स्टोरी से मैं सिर्फ सलीम को याद रखना है और उसकी स्पेलिंग याद रखनी है। चलिए, सलीम के अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए, सलीम के एस से बन रहा है सिलिका, ए से बन रहा है एल्यूमिना, एल से बन रहा है लाइम, आई से बन रहा है आयरन ऑक्साइड, एम से बन रहा है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये टर्म अगर हमें याद है, तो हम इसके कंपोजिशन को नहीं भूल पाएंगे। वो काफी बार देखा जाता है कि बच्चे इसके कंपोजिशन को काफी मिस कर देते हैं, या तो भूल जाते हैं। तो इस वर्ड से आप उन कंपोज जो सिलिका की बात करते हैं, समझते हैं सिलिका क्या इम्पार्ट करता है आपके ब्रिक। तो गुड ब्रिक अर्थ, जो आपकी एक गुड ब्रिक है, वो कंटेन करना चाहिए 50 to 60% ऑफ सिलिका। ठीक है, इतनी सिलिका इसमें होनी चाहिए। क्या करता है आपका सिलिका, बेसिकली प्रिवेंट करता है क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड रैपिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स, राइट। यानी कि क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है। आपके जो जितने भी आपका जो क्ले है, उसमें जो आपने मोल्ड बनाया है, उसमें श्रिंकिंग को बचाता है, और रैपिंग को भी वो प्रिवेंट करता है। थर्ड है कि सिलिका इम्पार्ट करता है यूनिफॉर्म साइज, यूनिफॉर्म शेप और साइज टू द ब्रिक। जो हमने आपको बात की कि आपका जो ब्रिक है वो 190 इंटू 90 का होता है, इंटू 90 का होता है, राइट। तो इसका जो एक प्रॉपर साइज है, वो किसकी वजह से मिलता है, सिलिका की वजह से मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है, तो एक गुड ब्रिक कट जो एल्यूमिना कंटेन करता है 20 to 30%, राइट। इसके बाद है एल्यूमिना इम्पार्ट क्या करता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है टू द ब्रिक। आपका जो हम आपका जो ब्रिक हम यूज कर रहे हैं, जो आपका रो ब्रिक है, ठीक है,
रो ब्रिक जो आपका होगा उसमें आपके जो प्लास्टिसिटी है उसको इम्पार्ट करता है। थर्ड है इसका, इफ इट इज एक्सेस रो ब्रिक्स, यानी कि आपका जो एल्यूमिना एक्सेस हो गया तो ये श्रिंक और रैप शो करने लगता है आपके ब्रिक में। श्रिंक की वजह से आपकी यूनिफॉर्म साइज नहीं मिल पाएगा। थर्ड है आपका लाइन। तो लाइन का क्या रोल है यहाँ पर? लाइन बेसिकली आपका जो है 5 to 10% आपको दिक्कत में मिलने वाला है। ये भी आपका ब्रिक ड्राइंग ब्रिक में श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है। एक्सेस अगर इसका एक्सेस ऑफ लाइम अगर हो जाए तो ये कॉज करता है लो, तो इसकी साइज इसका वो लूज करने लगता है। अब बात करते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या है? ये कितना होना चाहिए? ये 5 to 10% हमारे ब्रिक में होना चाहिए। ठीक है। इट गिव्स रेड कलर। जो आपको रेड कलर जो दिखता है ना ब्रिक में, वो आपका आयरन ऑक्साइड की वजह से। आप जब आयरन में अगर आप वर्किंग में है, आप सिविल इंजीनियर है, वर्किंग में है, तो आपने एक लोहे के ऊपर एक मटेरियल यूज होता है, वो एक पदार्थ यूज होता है जिसे बोलते हैं रेड ऑक्साइड। एक पेंट यूज होता है। रेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है। उसी से आप इसे सिंक कर सकते हैं, मतलब आयरन ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड मतलब रेड रेड होता है। तो दैट्स वाई आयरन ऑक्साइड जो है वो भी आपके ब्रिक में रेड कलर को इम्पार्ट करेगा। ठीक है। अगर आयरन ऑक्साइड की, रेड ऑक्साइड की मैं बात करूं, ये बेसिकली आपके आयरन को, जो लोहा है, उसको कोरेजन से बचाता है, आपके जंग लगने से बचाता है। ठीक है। अब ये क्या करता है? आपके कलर को रेड कलर देता है। ठीक। अब बात करते हैं मैग्नीशिया का करता है। मैग्नीशिया इट इज बेसिकली इट ऑल्सो डिक्रीजेज श्रिंकेज इन द ब्रिक। आपके ब्रिक में जो श्रिंकेज आने वाले हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, उसको डिक्रीज करता है। ठीक है। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन लेस ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया। मतलब 1% के आसपास आपका मैग्नीशिया होना चाहिए। जब 1% के आसपास आपका मैग्नीशिया रहेगा, तभी ये आपको श्रिंकेज को डिक्रीज करेगा। ठीक है। परसेंटेज ज्यादा मैटर करती है, और परसेंटेज इसकी वैरी कर गई 3 या 4% भी वैरी कर जाती है किसी भी इसमें सिलिका की करती है, एल्यूमिना की करती है, लाइम पे किसी भी चीज की करती है, तो वहां पे आपको एक उस स्ट्रेंथ का ब्रिक नहीं मिलेगा। तो ये हमने भी कवर किया, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। ठीक है। अगर एक गुड ब्रिकेट हम बना रहे हैं तो ये कंपोजिशन हमारे होने चाहिए, इंग्रेडिएंट हमारे होने चाहिए। कंपोजिशन बोल दे या इंग्रेडिएंट के नाम से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। तो अब बात करें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक का मतलब है कि हम उसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको स्लाइड पे देखिएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की अगर मैं बात करूं, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 ऑपरेशन यहाँ पे कंसिस्ट करता है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सबसे पहले आपका जो मिट्टी हम बनाते हैं उसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाना है, वो आता है। सेकंड नंबर पे आता है मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब है हमें जो शेप हमें देनी होती है 190 इंटू 90 की जो शेप देनी होती है, वो कैसे होता है? मोल्ड के थ्रू तो होता है। तो उस वो मोल्ड हमें बनाना होगा। मोल्ड हम बना देंगे तो उसमें जो मिट्टी हम डालेंगे उस मोल्ड में डाल देंगे। जब मोल्ड हमारा तैयार हो जाएगा, जो जिस भी साइज की मिट्टी हमें या जिस साइज का ब्रिक हमें चाहिए, जब वो रेडी हो जाएगा तो उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। जब ड्राई हो जाएगा, ड्राई के बाद बर्निंग करेंगे। ठीक है। ये 4 स्टेप्स है, 4 ऑपरेशन है जो हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक डिगर के थ्रू हम क्या करेंगे, आपकी मिट्टी को वहां से हटाएंगे। मिट्टी में आपका कोई एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। ओनली आपकी केवल फाइन आपकी मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है। ये टर्म एंड कंडीशन आपका होता है यहाँ पे। उसको आप सीप के थ्रू क्या करेंगे, उसको छान लेंगे, सीप कर लेंगे। उसमें क्या होगा, जो मोटा मटेरियल होगा जो आपका इसमें सीप के थ्रू नीचे से छन जाएगा। और आपका जो यहाँ पे सॉइल मिलने वाली है, आपको प्रॉपर प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको क्या मिल जाएगी? सॉइल मिल जाएगी, क्ले मिल जाएगी। ठीक है। फिर इसमें हम सैंड प्लस वाटर करेंगे। इमेज आपको दिख रही होगी, एक बार जूम कर लेते हैं। आई थिंक अब आपको सही दिख रहा हो। देखिए,
अब इसकी क्लियरिटी सही हो गई। तो देखिए अब हमें पानी मिला है, पानी मिलाने के बाद ये मोल्ड आपको दिख रहा है, दिस इज अ मोल्ड। इस मोल्ड में हम क्या करेंगे, आपने आपकी जो मिट्टी है जो पानी में हमने मिलाई है, जैसे हम डो को नीड करते हैं ना, उसी तरह का आपका डो, मतलब जो आटा आप डो करते हैं, नीड करते हैं पानी डालने के बाद, उसी तरीके से हम इसको इस साइड में डालेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से ऊपर से कवर करेंगे, और आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म साइज का ब्रिक मिल जाता है। ठीक है, इस जब आपको ब्रिक मिल गया, इसको हम एक भट्टी में डालेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करेंगे पहले, या तो इसे ओपन ड्राई कर सकते हैं, या एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हम उसमें क्या कर सकते हैं, 24 से 48 घंटे के लिए इसको ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसे किल्न पे डालेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भट्टी में डाल देंगे, और इसको 200 से 960 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे, फिर हाई पर लेके जाएंगे, और 48 से 72 घंटे के लिए फिर इसको कूलिंग के लिए छोड़ देंगे। और फिर इसे यहाँ पे हम अ, एक एरिया में इसे इकट्ठा कर देंगे, और वहां पे विद द हेल्प ऑफ एनी व्हीकल, आप जहाँ पे भी इसे डिलीवर करना है, विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम इसको डिलीवर कर देंगे जहाँ पे भी हमें पहुंचाना। तो ये प्रॉपर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का करने का तरीका, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिलीवरी तक का एक मेथड है जो हम यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले और ब्रिक अर्थ, तो पहला है आपका, बेसिकली पहला है अनसॉइलिंग, और 20 सेंटीमीटर यहाँ पे है डिगिंग और क्लीनिंग, और इसके बाद वेदरिंग हम यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ब्लेंडिंग, इसके बाद होता है टेम्परिंग। तो इसको समझते हैं। तो बेसिकली जो आपका अनसॉइलिंग यहाँ पे हम करेंगे, आपका 20 सेंटीमीटर से आपका जो सोइल हटाना है, 20 सेंटीमीटर तक का सोइल को हम यूज नहीं करने वाले हैं, उसे हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी रूट हो सकता है, कोई भी एग्रीगेट हो सकता है, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स पार्टिकल वहां पे होंगे, इसलिए आप जो ऊपर की 20 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है उसे हटा देते हैं। फिर डिगी का आप यूज करते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, फिर वेदरिंग के लिए छोड़ते हैं, फिर ब्लेंडिंग करते हैं, फिर टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग मतलब आप उसको टेम्पर करते हैं एक यूनिफॉर्म शेप के, ठीक है, जिससे हमें एक प्रॉपर आपका प्रॉपर एक जो ब्रिक अर्थ हम यूज कर रहे हैं, एक जिस जैसी हमें रिक्वायर है उस तरीके का ब्रिक अर्थ हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस थी जो हम यूज करते हैं आपके ब्रिक को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ ब्रिक क्या होती है, हमने क्लासेस, आपके ब्रिक को भी कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये ह्यूमन नेचर है, किसी भी चीज को हम इजीली समझने के लिए उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन बीइंग का प्रोग्रामिंग ऐसी है कि किसी भी चीज को या किसी भी प्रोसेस को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं, टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने क्लासेस ऑफ ब्रिक को डिवाइड किया है। किसी किसी बुक में ये चार टाइप्स में दिखाया गया है, किसी बुक्स में ये 3 टाइप्स में दिखाया गया है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ पे आपके चारों ब्रिक को इंट्रोड्यूस किया है, चारों ब्रिक के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आप 3 ब्रिक के बारे में भी अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासेस ऑफ ब्रिक के बारे में 3 ब्रिक के बारे में, 3 क्लासेस के बारे में बताएंगे, वो गलत नहीं होगा। लेकिन एज ए मेंटर मुझे ये आपको बताना था कि 4 ब्रिक हमारी होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है, हम आगे भी समझने वाले हैं और भी टाइप की होती है, लेकिन पहले इन पे फोकस करते हैं। ये ए ग्रेड बिल्डिंग होती है, बी ग्रेड बिल्डिंग होती है, सी ग्रेड बिल्डिंग, क्योंकि हमने बिल्डिंग को भी उसी तरीके से डिवाइड कर दिया, मटेरियल को भी उसी तरीके से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही हमने ब्रिक को भी डिवाइड किया है। पहला क्या, फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वो ब्रिक होगी जो हम आपके सुपर स्ट्रक्चर में यूज करने वाले हैं। ठीक है, आई नो कि आप सुपर स्ट्रक्चर समझते हैं, अगर नहीं है तो जब हम आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे तो वहां पे सुपर स्ट्रक्चर ब्रीफली वहां पे उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं बता दूं, आपके बुनियाद से जो डीपीसी से ऊपर का जो हिस्सा होता है,
उसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, प्लिंथ बीम बोल दें या आपका डीपीसी बोल दें, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बिल्डिंग में, उसे ही हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो उसका एरिया आपको दिखने वाला। ठीक है, पहला फर्स्ट क्लास ब्रिक पे बात कर रहे थे। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक आपकी होती है कि गुड ब्रिक आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम गुड क्वालिटी प्लास्टिक, एक गुड क्वालिटी प्लास्टिक से मिलकर के बनेगी, और तो फ्री होगी सलाइन डिपॉजिट से। सलाइन क्या होता है? आपका खारा, यानी कि सॉल्टी, जो सॉल्टी नहीं, उसमें सॉल्टीनेस नहीं होगा आपके ब्रिक। ठीक है, दे आर ऑफ गुड यूनिफॉर्म कलर, यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होगी उसका कलर जो होगा यूनिफॉर्म हो, राइट, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड स्टोन, यानी कि आपके जो क्रैक्स अगर आपके ब्रिक्स में दिखते हैं वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में नहीं दिखेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म टेक्सचर इसका होगा। ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, 15 to 70% ऑफ ओनली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर इज अलाउड। ये हम आगे टेस्ट में समझने वाले हैं किस तरीके से हम करते हैं, राइट। फोर्थ है आपका, इट हैज मेटेलिक रिंगिंग, यानी कि जब हम दो ब्रिक को उठाएंगे और आपस में स्ट्राइक करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो हमें एक मेटेलिक साउंड सुननी चाहिए, तो ही वो ब्रिक कैसी होगी? फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी। ठीक है, नो इंप्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन स्क्रैच इज मेड बाय आवर फिंगर नेल। अगर हम नाखून से कोई भी स्क्रैच आपके ब्रिक पर कर रहे हैं, तो उस पर स्क्रैच नहीं आना चाहिए। इस तरीके की ब्रिक क्या बोलते हैं? आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, यूज क्या करेंगे? जहां पर भी हमें वाटर का एब्जॉर्प्शन वहां पे कम चाहिए, वहां पे हम यूज करेंगे एक क्लास कैटेगरी। ठीक है, सेकंड है सेकंड क्लास ब्रिक। ठीक है, इसके सरफेस की अगर मैं बात करूं, सरफेस में बी स्लाइटली अनइवन, इसका थोड़ा थोड़ा जो सरफेस होगा अनइवन हो सकता है। ठीक है, कंपेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रिक, राइट। सेकंड है स्माइल, सॉरी, स्मॉल क्रिक्स, यानी कि स्मॉल क्रैक्स इसमें परमिटेड है। स्मॉल, ये याद रखना, फाइन क्रैक्स इसमें परमिटेड है। और ये 16 से यूजेस इसकी बात करें, इसका यूजेस कहां पर होगा? सेकेंड क्लास आर रिकमेंडेड फॉर ऑल इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट हिडन मैसनरी वर्क। आपका हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट मैसनरी में इसको यूज कर सकते हैं। या इसको हम ये भी बोलें कि आपको कहीं कहीं अपने सिविल कंस्ट्रक्शन में कोई सेप देना होता है। ठीक है, तो आपको एक सर्कल तरीके का सेप देना है, तो वहां पे हम ब्रिक यूज कर सकते हैं। उसको एक शेप देते हैं, उसके ऊपर फिर कंक्रीट लगा देते हैं, इससे हमें एक प्रॉपर शेप मिल जाती है। ठीक है, और मे नॉट बी यूज फॉर फ्लोरिंग। ठीक है, फॉर एक्सटीरियर वर्क व्हेन द प्लास्टरिंग इज टू बी डन। एक्सटीरियर वर्क में भी यूज कर सकते हैं, कब? जब प्लास्टरिंग की जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको इमेज देखे फर्स्ट क्लास ब्रिक की, मैं इसको जूम कर देता हूँ, या आप जब भी देख जूम करके दिखा दूं मैं, ये नोट्स मिलेंगे, आप जब भी नोट्स मिलने के बाद देख सकते हैं। बिल्कुल यूनिफॉर्म आपको इसका कलर दिख रहा है, शेप यूनिफॉर्म दिख रहा है, कलर यूनिफॉर्म दिख रहा है ना। अगर मैं सेकंड क्लास ब्रिक की इमेज की बात करूं, यहाँ पे आपको कुछ यूनिफॉर्म कलर है, लेकिन कुछ क्रैक्स भी दिख रहे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा अनयूनिफॉर्म आपको इसमें कलर भी दिख रहा है, साइज भी थोड़ा हो सकता है यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे इस जो आपको रियल इमेजेस है वो यहाँ पे दिखा रखी है, जिससे आपको समझ में ये हमारा सेकंड क्लास ब्रिक थी। अब बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर मैं यूपी की बात करूं, तो यहाँ पे इसको कच्ची ईंटें बोला जाता है, पीली ईंटें बोला जाता है। उत्तराखंड की मैं बात करूं, इसको झामा ईंटें बोला जाता है। तो किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, बात हम इसी की करेंगे। ठीक है, तो बात करें थर्ड क्लास ब्रिक की, तो बेसिकली क्या है? ये अनबर्न्ड बर्न्ड ब्रिक होती है, प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होती हुई होती। कलर इसका येलोइश होता है, जैसे इमेज में आपको दिख रहा है। ठीक है,
थोड़ा लाल कलर का, येलो कलर का दिखेगा, है ना। आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकंड क्लास ब्रिक थोड़ी रेडिश कलर में थी, और थर्ड क्लास ब्रिक जो आपकी है ये थोड़ा पीले कलर में दिखने वाली है, येलो कलर में आपको दिखे। वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, जो वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगी, दोनों के अकॉर्डिंग ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। अगर मैं यूज की बात करूं, ये भी आपके परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज नहीं हो। और आज से मैं 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो ये जो नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, रेसिडेंशियल एरिया अगर हम बना रहे हैं, एक ही स्टोरी का बना रहे हैं, दो स्टोरी का बना रहे हैं, स्टोरी की बात मतलब, स्टोरी मतलब आपके एक फ्लोर की बात कर रहे हैं, दो फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पर आपके फाउंडेशन में भी इसे यूज करते हैं। फाउंडेशन बोले तो वहां पे बुनियाद की जगह भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी वाटर की एब्जॉर्प्शन ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसकी क्रेसिंग स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी कॉन्क्रीटनेस इसमें कम होती है। ठीक है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर में इसको यूज करेंगे। अगर मैं यूज करने की बात करूं, यूज मोस्टली इन ऑर्डिनरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिस्कस द फोर्थ यूनिट, फोर्थ ब्रिक। दिस इज अ फोर्थ क्लास ब्रिक। तो फोर्थ क्लास ब्रिक है क्या बेसिकली? द फोर्थ क्लास ब्रिक होती है आपकी जिसका साइज अनयूनिफॉर्म होगा। देखो, इमेज में दिख रही होगी आपको, जो ज्यादा बंड हो जाएगी, ज्यादा भट्टी में जल जाएगी, और जिसका साइज भी आपको प्रॉपर नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो ठीक है, ये प्रॉपर आपके कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं की जाती है। ठीक है, ओवरबेंट हो जाती है, और दे आर नॉट यूज इन ब्रिक इन द स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा, दे गेट्स ओवर हीटेड एंड ऑब्टेन ब्रिटल नेचर। नेचर में ब्रिटल होती है, दैट्स व्हाई हम इसे स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिटल नेचर। सो दे कैन ब्रेक इजिली एंड नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। ये आपके कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज नहीं होती बिल्डिंग। हम कहाँ यूज करते हैं? ऐसी ब्रिक हमारी बन गई, ठीक है, अनथॉटफुल, हम इसे बना गए, बन गई है हमारी, तो क्या करेंगे, हम इस ब्रिक को क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद हम इसे फ्लोर में यूज करेंगे एज ए एग्रीगेट। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप एग्रीगेट समझते हैं। नहीं समझते हैं तो हम आपकी इस पहले ही यूनिट में एग्रीगेट के बारे में भी समझ लेंगे। एग्रीगेट वो होता है जिसे हम गिट्टी बोलते हैं, या रोड़ी बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, आपका जहाँ कॉलेज है मेरठ, वहाँ पे इसको नॉर्मल लैंग्वेज में रोड़ी के नाम से बोलते हैं। गिट्टी भी कहीं कहीं बोला जाता है। अगर मैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलूँ, तो इसको कोर्स एग्रीगेट के नाम से बोला जाता है। तो आप जब फ्लोरिंग करेंगे, तो इस टाइप की ब्रिक्स को आप वहां पर फ्लोरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, फाउंडेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको फ्लोर आप रोड बनाने में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसका स्ट्रेंथ की वजह से, कॉन्क्रीटनेस की वजह से। क्योंकि जब हम वहां पे व्हीकल चलेंगे, तो उसका टूवर्ड्स नीचे की तरफ लोड आने वाला है। जब लोड नीचे की तरफ आएगा, तो वो इसको चारों तरफ इसको स्प्रेड कर देगा। स्प्रेड करेगा ना, तो चारों तरफ इसको स्प्रेड कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने आपका समझा चारों तरीके की ब्रिक हम पढ़ चुके हैं। अब समझते हैं कि जैसे मैंने कहा था, इन चार से अलग भी हम वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक हम यूज करते हैं। क्योंकि जैसी हमें रिक्वायरमेंट, मैंने कहा हमारा जो ह्यूमन जो ब्रेन जो प्रोग्राम है, वो क्लासिफिकेशन में बिलीव ज्यादा करता है, और ऐसे ही हमने इन चीजों को भी क्लासिफाइड कर दिया है। क्योंकि क्योंकि क्लासिफिकेशन करता है, क्योंकि हम अ, हमारा माइंड उस तरीके से प्रोग्राम है। क्लासिफाइड करा तो उसके बाद ही हम कुछ चीजों को इजीली समझ पाते हैं। और आ, अगर मैं बात करूं आईएस कोड के अकॉर्डिंग भी हम उन चीजों को सही तरीके से ऐड कर पाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल पर्पस। तो यहाँ पे आपने देखे होगा, आई थिंक आप इन इस तरीके की ब्रिक्स आपने देखी हो। तो सभी पे बात करते हैं। आरसीसी ब्लॉक पे तो मैं अभी बोल चुके हैं, जो एग्जांपल हमने दिया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुल बुल नोज ब्रिक। ठीक है, तो बुल नोज ब्रिक की तरह ये ब्रिक आपको दिख रही है। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो बेसिकली जहां पे हमें इस तरीके का किनारा हमें चाहिए होता है, तो वहां हम इसे यूज कर सकते हैं।
जहाँ पे हमें कोई प्रॉपर डिजाइनिंग चाहिए वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स आने चाहिए, जहाँ पे हमें ऐसा शेप चाहिए, साइज शेप का मतलब समझ रहे हैं ना। अगर आपको जो आप अगर लैंडस्केप मोड में नहीं देख रहे हो तो आप पहले अपना जो फोन है उसे लैंडस्केप मोड में कर लो, तो विजुअलिटी उसकी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। वहां से आपके जो इमेजेस हैं वो आपको थोड़ी क्लियर दिखने लगेगी। इवन तो मैं इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए, हम बुल नोज्ड ब्रिक की बात कर रहे थे, तो इसका शेप ऐसा होता है, कर्व्ड होता है साइड में से। तो जहाँ पे भी हमें इस तरीके का रिक्वायर्ड है वहां पर हम इस तरीके की ब्रिक यूज करेंगे। ठीक है, विंडो बना सकते हैं या किसी तरीके की डिजाइनिंग हमें चाहिए वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की ब्रिक वहां पे यूज होती है। ठीक है, और बेसिकली एजेस राउंड होते हैं जैसे मैंने कहा। तो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी। अब सेकेंड बात करते हैं परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक क्या होती है, देखिएगा पहले इमेज देख लेते हैं। तो परफोरेटेड ब्रिक आपको दिख रही है। परफोरेटेड का मतलब है आपको इस ब्रिक में होल दिखेंगे, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 होल वाली परफोरेटेड ब्रिक आपको दिखा रखी है। आई थिंक आपको सही से दिख पा रहा होगा। तो 3 तरीके की आपको यहाँ पे होल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, क्यों इसे हम बनाते हैं। तो बेसिकली आपका ये नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है, यानी कि पार्टीशन वॉल तो हम कह सकते हैं, लेकिन नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में इसे हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें कोई वायर कन्वे का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो इसके थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। या जहाँ पे हीट ज्यादा है, ठीक है, जैसे आप अब ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसकी वजह से भी हम परफोरेटेड ब्रिक का यूज करते हैं। तो कब, जब वहां पे होल्स हम ज्यादा लेंगे, वहां पे 3 होल्स ना होकर के छोटे छोटे 6-7 होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एयर ट्रैप हो जाती है और टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आपको वहां पे दिख जाते हैं। इस वजह से भी इसे वहां पे यूज करते हैं। अगर हमें वहां पे कोई भी वायर लेकर के जाना है, कोई वायर हमारा जा रहा है, उसे भी हम वहां पे लेके जा सकते हैं। ये भी हमारा एक पर्पज है इसके लिए। ठीक है, थर्ड है हमारा सी पोर्ट। सी हमारा है, ये है होलोब्रिक। होलोब्रिक क्या है, देखिए। अब आप यहाँ पे देखो, आपको ब्रिक दिख रहा है, इसे भी जूम कर लेते हैं। देखो, ये आपको ब्रिक दिख रहा है। जब हम ब्रिक देख करके लग रहा है कि ये आपका नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए ही बनाया गया है। और इसको भी हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी हो रहा है। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो गया, या जहाँ जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मियां होती है। और इसका भी हम यूज वायर, अगर कोई वायर हम यूज कर रहे हैं उसको यहाँ से एक जगह से इनलेट करेंगे और दूसरी जगह से हम उसको पहुंचा देंगे, तो ये वायर के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से इनलेट हमने वायर किया तो उस जगह से निकल जाएगा। तो इस वजह से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम ब्रिक को आगे बढ़ाते चले गए। उस तरीके की ब्रिक हम बनाते जा रहे हैं, और इन फ्यूचर भी हम अलग अलग तरीके की ब्रिक बनाते चले जाए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल देखो, जैसे मैंने बोला, इट इजियर टू पास द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड प्लम्बिंग फिक्सिंग थ्रू देम। ठीक है, साइज की अगर मैं बात करें, 400 mm इंटू 200 mm, या 200 का भी हो सकता है, या मैं इसे आपके मन। ठीक है, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें होलो ब्रिक, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है। कितनी, 3.5 न्यूटन पर mm⁻²। ये मैं बोल दूं, 3.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये आपका होलो ब्रिक था। अब हम बात करते हैं सर्कुलर ब्रिक की। सर्कुलर ब्रिक मैंने यहाँ पे इमेज नहीं डाला है, बेसिकली सर्कुलर होती है। आपने देखा होगा रोड में भी कुछ को यूज करते हुए देखा होगा। और सर्कुलर ब्रिक के नाम से ही हमें याद आ रहा, समझ जाते हैं। जैसे वहां पे हम कर्व्ड बुल नोज, देखो जैसे हमने यहाँ पे बुल नोज की देखा था, यहाँ पे कर्व है थोड़ा। तो जैसा कर्व है उसी तरीके से हमने यूज किया था, जहाँ पे कर्व नेचर हमें हमें चाहिए वहां पे हमने यूज कर लिया था डिजाइनिंग पर्पज के लिए। ऐसे ही सर्कुलर ब्रिक भी हमारे डिजाइनिंग पर्पज के लिए यूज की जाएगी। ठीक है, समझ गए।
और अगर मैं कहूँ जहां पर कुछ शेप हमें चाहिए वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं, एस्थेटिक अपील के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लाई ऐश एंड फ्लाई ऐश क्ले ब्रिक। फ्लाई ऐश क्या होता है कि जब हम आपका जो कोयला होता है, कोल होता है, उससे एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसे बोलते हैं फ्लाई ऐश। उसके थ्रू जब हम ब्रिक बनाते हैं उसे बोलते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक। और उसका साइज आपको दिखा दूं, ये जो आपको दिख रही है इसका साइज भी थोड़ा अलग होता है ना। ये आपको दिख रही है फ्लाई ऐश ब्रिक, तो ये थोड़ा साइज में भी छोटी होती है आपकी, बड़े साइज में भी होती है। तो आप इसका जैसा हमें रिक्वायरमेंट हमें करना है ऐसी अ, हमें मिल जाती है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड साइज की बात करूं तो सिमिलर सिमिलर ये आपके जो हमारी ब्रिक थी उसी के साइज की होती है। ठीक है, और जैसा मैंने बताया आपको, जो आपका फ्लाई ऐश है आपके कोल का जो वेस्ट होता है उसी से बनती है, तो उसी के नाम पे इसका रखा गया है फ्लाई ऐश। और आजकल ज्यादा आपके जो चीप थोड़ी होती है, सस्ती होती है थोड़ी, जिसकी वजह से आपके गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक ही यूज की जा रही है। ठीक है, और मैक्सिमम आजकल फ्लाई ऐश ब्रिक ही यूज की जा रही है। अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन की बात करूं, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन की बात करूं, अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रिक क्या है। अब जैसे नाम याद आ रहा है, नाम से समझ पा रहे हैं इंजीनियरिंग ब्रिक, तो वहां पे हमने अपनी इंजीनियरिंग वहां पे लगा दी। इंजीनियरिंग वहां पे हमने लगा दी तो क्या लगाया, हमने वहां पे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। जब भी हमने उस इंजीनियरिंग के थ्रू हमने इंग्रेडिएंट को घटा करके बढ़ा करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, तो वो ब्रिक हमारी कहलाएगी इंजीनियरिंग ब्रिक। और ये यूज होती है स्पेशल एप्लीकेशन वेयर, जहां पर हमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, जहां पे फ्रोस्ट रेजिस्टेंस होती है, एसिड रेजिस्टेंस में यूज होगा, लो पोरोसिटी इज रिक्वायर्ड, जहां पे पोरोसिटी लो रिक्वायर्ड होगी, वहां पे हमें इंजीनियरिंग ब्रिक यूज की जाती। नाम से ही हम समझ गए, हमें रटना नहीं है, हमें नाम से ही उसको रिलेट करते हुए चले जाना है, लिंक करते हुए चले जाना। अगर हम किसी भी टॉपिक को रटेंगे तो वो हमारा एक मैं ये कहूँ, वो जैसे हम रटेंगे पैरेटिंग करेंगे वैसे ही हमारे दिमाग से निकल जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको किसी भी अलग टॉपिक से उसको रिलेट करके बताऊं जिससे आप उसे ज्यादा समझ पाए और इसकी ना हो वो टॉपिक आपसे। अब लास्ट है इसमें ग्रेडिंग के बेसिस पे भी हमने अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 1077 के अकॉर्डिंग इसको भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी के अकॉर्डिंग भी हमने इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ग्रेड ए की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड ए, पहला हम देखते हैं ग्रेड ए स्क्वायर से। ठीक, ब्रिक सेकंड की बात करूं, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन नहीं होती है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक, जितना हम ग्रेड कम करते जा रहे हैं उतनी ही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की मतलब समझ रहे हैं ना, संपीड़न जो स्ट्रेंथ है उसकी, संपीड़न सामर्थ, राइट। इसके बाद डी है हमारा जो आपका मैं बात करूं डी, जिसमें हमने ग्रेड कर दिया गया है सी। ग्रेड सी की अगर मैं बात करें तो ब्रिक विद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके का जो आपका ब्रिक होगा वो आपका आईएस कोड 1077 1992 के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू ग्रेड भी हमने समझ लिया, अकॉर्डिंग टू पर्पस भी हमने समझ लिया, अकॉर्डिंग टू क्लास जो हमने बेसिक क्लासिफिकेशन थे उसके अकॉर्डिंग भी हमने आपके ब्रिक को यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, अब समझते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। आपके ब्रिक को टेस्ट कैसे किया जाता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। और आप मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट है इस बार अगर एग्जाम को देख करके बात करें। तो पहला जो हमारा टेस्ट है ये है साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट क्या होगा, जब भी हमने जब फर्स्ट क्लास ब्रिक पढ़ा है, समझा था, तो हमने बात की थी कि जब भी हम किन्हीं दो ब्रिक को आपस में स्ट्राइक कराएंगे, आपस में टकराएंगे, तो उनसे एक मेटेलिक साउंड आनी चाहिए। मेटेलिक समझ रहे हैं ना, एक जैसे कोई भी लोहे को लोहा टकराते हैं तो उस तरीके की जो साउंड आती है,
तो फर्स्ट क्लास जो आपकी ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर हम बात करें तो उसकी साउंडनेस टेस्ट ये होती है कि वो एक मेटेलिक साउंड आपकी देना चाहिए। ठीक है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टर्डीनेस ऑफ द ब्रिक अगेंस्ट सडन इम्पैक्ट। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है स्टर्डीनेस। स्टर्डीनेस का मतलब होता है मजबूती। ठीक है, ये आप मजबूती को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला टेस्ट क्या हो गया, साउंडनेस टेस्ट। सेकंड टेस्ट की बात करते हैं, ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट क्या होता है, ड्रॉप टेस्ट अगर हम खड़े हैं 4 फीट की डिस्टेंस से, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, फ्रीली उसको छोड़ देंगे। फिट, आपको डिस्टेंस ये याद रखनी है कितनी, 4 फीट। ठीक है, 4 फीट की डिस्टेंस से अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो आपकी ब्रिक में कोई भी क्रैक या कोई भी क्रैक आपकी ब्रिक पर नहीं दिखना चाहिए। अगर आपकी ब्रिक पे 4 फीट से आप ऐसे गिरा रहे हैं, अगर कोई भी ब्रिक नहीं दिख रहा है, राइट। थर्ड है आपका क्रैक टेस्ट। क्या होता है इसमें, इसमें हम इंस्पेक्ट करते हैं ईच ब्रिक को एंड मेक श्योर करते हैं कि दे आर इवन फ्रॉम ऑल साइड, इवन है ऑल साइड से, और स्मूथ ऑन द एजेस विदाउट एनी क्रैक। ठीक है, अगर मैं आईएस कोड की बात करूं, आईएस कोड में हम लाइन वाइज ब्रिक को लगा देते हैं, उसको मेजर करते हैं, और उस मेजर से हमें पता चल जाता है कि कोई भी ब्रिक अनइवन साइज की है तो वो वहां पर हमारा एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी है उससे वेरी करती नजर आएगी, तो वही हमारा किससे समझ जाते हैं, वो क्रैक टेस्ट हमारा यहाँ पे हो जाता है। ये हम आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जब आईएस कोड की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, हम जितना भी यहाँ पे मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, मतलब एमटीसीपी में हम जो भी बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा मटेरियल आईएस कोड के अकॉर्डिंग ही पिक किया गया। ठीक है, वो सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वे सारे आपके आईएस कोड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं, फोर्थ टेस्ट है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में आप, हम यहाँ पे कुछ ब्रिक लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ आपकी ब्रिक लेंगे, 3 या 4 में हम ले सकते हैं उनको। आप सबसे पहले ओवन में जाकर के, ओवन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 105 डिग्री टू 115 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 105 डिग्री से 115 डिग्री सेल्सियस तक का उसका ओवन का टेम्परेचर होना चाहिए। उसमें पहले उन ब्रिक को ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई होने के बाद उसका वेट करेंगे। ड्राई होने के बाद जो ब्रिक आपकी आई है उसका वेट करेंगे, वेट को नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आपके जो ब्रिक है उसको जो पानी में इमर्स करेंगे, उस पानी का टेम्परेचर आपका 27 डिग्री से प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, 27 डिग्री के अप्रोक्स आपका टेम्परेचर उसका होना चाहिए। उसमें उसको 24 घंटे के लिए डिप कर देंगे। ठीक है, पूरी आपकी जो ब्रिक है उसमें डूबनी चाहिए। उसे डूबने के बाद आपका जो वेटेड ब्रिक है, भीगने के बाद जो ब्रिक है उसका वेट कर लेंगे। उस ब्रिक को वेट करने के बाद आप ये इस फॉर्मूले में उसको लिख देंगे। तो फॉर्मूला है आपका, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेट, मतलब जिसका भी ज्यादा वेट होगा वो आगे लिखेंगे, और जिसका कम वेट होगा उसको यहाँ लिखेंगे। और वो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने आपकी ब्रिक को पानी में डिप कर दिया, तो पानी को जब उसने पोर्स के थ्रू सक किया है तो पानी उसका चला गया, तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि उसका वेट ज्यादा आएगा। तो क्या होगा कि डब्ल्यू डैश आपका यहाँ पे वेटेड ब्रिक का आएगा माइनस ड्राई वेट, ड्राई वेट ऑफ ब्रिक अपॉन ड्राई वेट ऑफ ब्रिक इनटू 100। और जब इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक की बात फॉर्मूले समझ गए आप, डब्ल्यू डैश इज डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। राइट, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका पूछा भी जा सकता है। और जब भी आप वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको वहां पर। अब बात करते हैं आपका फिफ्थ, एफ्लोरेसेंस
टेस्ट के बारे में। एफ्लोरेसेंस क्या है? अगर आपने फ्लोरेसेंस की बात करूं, आई थिंक हिंदी में इसका कुछ नाम होता है, आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट, मैं भी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस की बात करूं, हिंदी में क्या बोलते हैं फ्लोरेसेंस, आप समझा देते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपके यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि व्हाइट व्हाइट कलर का आपके ब्रिक के ऊपर कुछ दिखने लगता है। ठीक है, उसी कंडीशन को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, होता क्या है, ये आपके साल्टी नेचर की वजह से वहां पे आपको जो व्हाइट कलर दिखता है, वो आपको जो आपको साल्ट होता है डिजोल्व हो जाता है आपके सोइल में, जिसकी वजह से ये आपको ब्रिक में दिखने लगता है। तो समझ गए ना? आज से भी कभी अब आपको कभी भी आपको अगर ब्रिक के ऊपर व्हाइट कलर का दिखता है, मैं आपको इमेज दिखा दूं, इमेज से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं किस तरीके के व्हाइटनेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ज्यादा तरीके ज्यादा हो रहा है, ये व्हाइट कलर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कहीं कहीं पे कम भी दिखता है, जैसे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है। आपको जब भी ब्रिक के ऊपर इस तरीके के स्पॉट दिखाई देंगे व्हाइट कलर में, तो ये आपके ज्यादा सोल्टी नेचर या सेलाइन नेचर की वजह से आपको दिखता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो सेलिन है, सेलाइन जो सोल्टी नेचर है आपके अर्थ में आ गया है। ठीक है, समझ गए? तो एफ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड एज द डिसॉल्व्ड salt gets deposited on the surface. ठीक है, in brickwork water moves along its pores, हमें पता है पानी इसकी पोर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है और बहुत जल्दी। पोर्स को अगर हम समझना चाहें, मैं आपको पीछे फिर से लेके जा रहा हूं और आपको पोर्स यहाँ पे शायद आई थिंक आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ये देखिए, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको यहाँ पे जो पोर्स आपको दिख रही है, ये आपको जो होल्स छोटे छोटे स्मॉल आपको दिख रहा है, इन्हीं के थ्रू पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। ठीक, चलिए वापस पहुंचते हैं उसी स्लाइड पे जहां पर हम थे। चलिए, तो समझ गए? तो इसका भी टेस्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है, पहले हम यहाँ पे कोई भी 3 ब्रिक को पिक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका कि 3 ब्रिक आर टेकन एज स्पेसिमन फॉर द टेस्ट। स्टेप सेकंड क्या होगा, टेक द ट्रे एंड पोर वाटर अप टू 2.5 सेंटीमीटर हाइट। यहाँ पे हमें एक ट्रे लेनी होगी, उस ट्रे को, उसकी जो हाइट होती है 40 होती है, और हमें 2.5 सेंटीमीटर तक 25 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट तक पानी को भर लेना। ठीक है, सेकेंड स्टेप समझ गए। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे आपका जो ब्रिक है, देखो पहले इसका साइज देख लो, जहां पे हमने यहाँ पे इसको डिप किया, इसका साइज जो होता है जैसे मैंने कहा 40 mm यहाँ पे होगा, यहाँ पे और इसकी जो एल होगी और लंबा एल और बी, लेंथ और बीट की अगर बात करें सेम होगी, 180 mm होती है, और हाइट इसकी होगी 40 mm, और 40 mm में हम इसको 2.5 सेंटीमीटर तक हम क्या करेंगे, 25 mm तक इसको पानी भर देंगे। भरने के बाद आपकी जो ब्रिक है उसको इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, अब जब ब्रिक आपका जो वाटर हमने यहाँ पे डाला है, सारा का सारा पानी ये हम ये बोलते हैं, अगर हिंदी लैंग्वेज में या कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में बोला जाता है, जब ब्रिक जो ईंटें हैं वो पानी पी लेंगी, जब ब्रिक ने पानी पी लिया, तो पीने के बाद हम दोबारा से 25 सेंटीमीटर फिर से पानी भरेंगे, और फिर जितना भी पानी आपका ब्रिक पी लेगी, वहां तक उसे हम ब्रिक को निकालेंगे। यही प्रोसेस हमने आगे लिख रखा है। और जो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए वही हमने जैसे बात की थी, 20 to 30 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ठीक है, स्टेप फोर्थ की बात करें, when the water is completely absorbed and it to absorb and evaporate as before। यानी कि जो हमने आपका वाटर जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, इसको इवेपोरेट होने से पहले इसको हम प्लेस करेंगे, एंड सिमिलर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस एंड अलाउ इट to absorb and evaporate is before।
ठीक है, स्टेप फिफ्थ सिक्स क्या जाएगा, एग्जामिन द ब्रिक आफ्टर दिस एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पॉट। जो हमारा सेकेंड बार करने के बाद भी जो हमारी ब्रिक के ऊपर स्पॉट की परसेंटेज देखेंगे, उससे ही हम आइडिया लगा लेते हैं उससे कि कितना इसमें साल्ट इंक्लूड है। इंक्लूड नहीं कहेंगे, कितना इस ब्रिक में वो साल्ट मिला हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्पॉटेड हमें ब्रिक करे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पग मिल। तो पग मिल बेसिकली है क्या, हमने जब प्रिपेयरिंग ऑफ गुड गुड ब्रिक अर्थ के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने समझा था कि आपके ब्रिक को ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो ये एक मशीन होती है पग मिल, जिसके थ्रू, जिसकी सहायता से हम आपके ब्रिक को यानी कि ब्रिक अर्थ को क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं उसको। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, डो को नीड करते हैं, नीड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, KNEED, नीड। डो को जब नीड करते हैं तो क्या करेंगे, नो को हम उसको प्रॉपर तरीके से नीड करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम आपकी जो ब्रिक की सॉइल है उसको प्रॉपर तरीके से नीड करते हैं या ब्लेंड करते हैं। इस लैंग्वेज में नीड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग बोलेंगे। तो वही ये मशीन है जिसके थ्रू हम आपका यहाँ पे आपके ब्रिक को डालेंगे। ब्रिक डालने के बाद इसको मूवमेंट यहाँ पे या तो मैकेनिकल तरीके से होगा या थ्रू हैंड इसको करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ से रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद हमने यहाँ पे जो सोइल डाली है वो भी रोटेट होगी। रोटेट होगी तो यहाँ पे आपकी जो सोइल होगी प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाएगी। ठीक है, या मैं इसको इसकी अगर पग मिल की डेफिनेशन अगर बात करें तो एक पग मिल ए पेडल मिक्सचर इज एसेंशियल पीस ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट ऑफ मिंगलिंग एंड इवन कंडीशनिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी कि इवन तरीके से जो भी हमने इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। तो पगमिल क्या है, एक मशीन है जिसके थ्रू हम आपके क्ले ब्रिक के क्ले को प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करते हैं। तो ये आपका बाय हैंड हमने दिखा दिया, ये आपका थ्रू मैकेनिकल के थ्रू, मशीन के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लेंड का बेनिफिट ये भी होता है कि हमें एक यूनिफॉर्म और प्रॉपर तरीके से एक ब्रिक अर्थ मिल जाता है। ठीक, तो अब देखो, अब मैं वर्किंग ऑफ पग मिल की बात करूं तो ब्लेंडेड अर्थ अलोंग विद रिक्वायर्ड वाटर इज फेड इनटू द पग मिल। जो सोइल हमारी होती है उसको पानी के साथ मिलाते हैं। ठीक, जैसे हम डो को नीड करते हैं, सिमिलर। देन द नाइफ्स, जो नाइफ्स हमने दिखा रखी है यहाँ पे, हमने आम लेकर बोला है। आम मतलब AR है, आम की बात कर रहे हैं। जो आम इसके होते हैं वो ब्लेंड करते हैं विद थ्रू हैंड भी कर सकते हैं, मैकेनिकल के थ्रू भी कर सकते हैं, और जिसके थ्रू हमारा जो ब्रिक अर्थ है वो प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाता है और जैसा हमें ब्रिक चाहिए उस तरीके का ब्रिक हमें मिल जाता है। तो ये हमने ब्रिक अर्थ के बारे में पढ़ा। अभी हमने ब्रिक के बारे में समझ लिया, ब्रिक के क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लिया, ब्रिक के बेनिफिट्स, ब्रिक के बेसिक पर्पस के बारे में समझ लिया। ब्रिक में जब पगमिल यूज की जाती थी, जो थ्रू हैंड यूज की जाती थी पहले यूज होती थी, अब जो होती है मैकेनिकल ही हम यूज करते हैं। ठीक है। कंक्रीट, तो कंक्रीट जो एक मटेरियल, जो एक कंपोजिशन है, तो बात करते हैं। कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। चलिए, आई थिंक मैं ये मान करके चल रहा हूँ, अगर आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में आप आ गए हैं, आपको सीमेंट के बारे में भी पता होगा, एग्रीगेट के बारे में भी पता होगा, और फाइन एग्रीगेट या सैंड के बारे में भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं एक बार बता दूं आप देखिएगा। इमेजेस आपको दिख रही है, आई थिंक ये क्लियर है। तो सीमेंट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, फाइन पार्टिकल है, यूनिफॉर्म साइज का आपको मिलता है। ठीक, सैंड आपने देखा होगा, किसी किसी लैंग्वेज में इसको डस्ट बोला जाता है, कहीं बदरपुर होता है ना, कहीं पे डस्ट होता है, कहीं पे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसको कोर्स एग्रीगेट के नाम से जाना जाता है। ठीक,
एग्रीगेट हम जानते हैं जिससे मिट्टी बोलते हैं, किसी किसी कहीं कहीं लैंग्वेज में से रोड़ी भी बोलते हैं। तो ये इसके नाम है। और आई थिंक आप समझ गए होंगे, जैसा आपको दिख रहा है ये एक आरसीसी में यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मिक्सचर है आपके सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखो एक इक्वेशन सी बना रखी है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कंक्रीट इज इक्वल टू सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। तो अगर यहाँ फाइन एग्रीगेट और मैं कोर्स एग्रीगेट की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 383 1970 के फाइन एग्रीगेट का साइज कितना होता है? तो फाइन एग्रीगेट का साइज जो होगा लेस देन 4.75 mm। ठीक है, लेस देन 4.75 mm। अगर कोई हमने सील लगा रखी है, उसका साइज है 4.75 mm, तो उससे वो इजीली कन्वे हो सकता है, वहां से सीव हो सकता है। अगर बात करें आपके कोर्स एग्रीगेट की, कोर्स का मतलब है मोटे मोटे, वहां पे एग्रीगेट आपको दिखने वाले हैं, उनका जो साइज होगा बड़ा होगा, तो उसका जो वो होगा आपका मोर देन 4.75 mm होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ गए। अब देखिएगा, ये आपका जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट का साइज कितना होगा, 4.75 mm लेस देन फाइन एग्रीगेट। और कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो लेस देन 4.75 mm। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ बेसिक कंक्रीट मिक्स। तो बेसिक कंक्रीट मिक्स की जैसे हमने बात करी, पहला बाइंडिंग मटेरियल क्या है? बाइंडिंग मटेरियल आपका एक मटेरियल है जिसे बोलते हैं हम सीमेंट। तो सीमेंट एक बाइंडिंग सैंड को, रेत को भी बाइंड करता है, आपके एग्रीगेट को भी बाइंड करता है, आपके कोर्स एग्रीगेट को भी बाइंड करता है, आपके फाइन एग्रीगेट को भी बाइंड करता है। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या हो गया आपका? सीमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद है एग्रीगेट और इनर्ट मटेरियल। एग्रीगेट का मतलब हम समझ गए, जो कोर्स भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं फाइन एग्रीगेट की, तो इसमें सैंड होगा। कोर्स एग्रीगेट की तो ये चिप्स होंगे, या रोडी या गिट्टी हम जिसे बोलते हैं। और ये आपके इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब ये आपके कोई भी क्रिया नहीं करते। क्रिया कौन करता है? आपका सीमेंट। सीमेंट ही रिएक्ट कर करके इन मटेरियल को क्या करता है? बाइंड कर देता है। दैट्स व्हाई हमें सीमेंट को बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं। थर्ड जो कंपोजिशन में यूज होता है वो वाटर है। ठीक है, फोर्थ है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या होता है? एडमिक्सचर बेसिकली मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड सेटिंग टाइम। ये मॉडिफाई कर सकता है आपके सेटिंग टाइम को, वर्केबिलिटी को और प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो एडमिक्सचर रिटार्डर भी होते हैं आपके। और वेरियस टाइप है, जब हम वहां पर पहुंचेंगे आपके एडमिक्सचर पे, तो जब ब्रीफली इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सीमेंट हमें पता है ओपीसी भी होता है, पीपीसी भी होता है। जब सीमेंट हमारा होता है, एग्रीगेट होता है, वाटर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखिएगा, अगर हम आप नॉर्मल आपका रेसिडेंशियल एरिया घर बना रहे हैं, रेसिडेंशियल एरिया में आप घर बना रहे हैं, तो वहां पर आप जब मेजरमेंट करते हैं कंक्रीट का, या कंक्रीट बनाने के लिए जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो बोला जाता है 1-2 का मिक्सचर है, या 1-2 का 1-3 का मिक्सचर है। ये एक तो प्रॉपर वर्ड जो यूज होता है वहां पे 1-3 का मसाला, 1-3 का मसाला है, या 1-2 का मसाला है। ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं। बिकॉज वी आर सिविल इंजीनियर, तो हम अब से जो यूज करने वाले हैं, ये आप आरसीसी में भी समझेंगे। यहाँ पे हम ग्रेड यूज करेंगे, कंक्रीट का ग्रेड। कंक्रीट M5 जो होगा आपका, उसमें 1:5:10, यानी कि 1% जो आपका होगा, एक जो आपका रेशियो होने वाला है, वो सीमेंट का होगा। 5 आपका फाइन एग्रीगेट, 10 आपका कोर्स एग्रीगेट। तो ये इस तरीके से वहां पे डिवाइड। और हमेशा बात करता हूँ M25 की, जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब में हमेशा M25 नॉर्मली यूज होता है। हमेशा नहीं कहेंगे, नॉर्मली M25 यूज होता है नॉर्मल रेसिडेंशियल एरिया में। तो M25 आपका जो हो गया, 1/3 होता है, तो 1/3 का मसाला हम बोलते हैं। तो इसमें एक जो होगा वो होगा आपका सीमेंट, और एक होगा फाइन एग्रीगेट, 2 होगा आपका कोर्स एग्रीगेट। तो M5 से M7.5 या 10 को भी हम लीन कंक्रीट में लेते हैं, और M10 से M25 तक हम ऑर्डिनरी कंक्रीट लेते हैं। और
M30 से लेकर के M80 तक हम लेते हैं डिजाइन मिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहे थे, तो मैं M25 की बात करूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा, सभी में मेंशन है यहाँ पे। तो M25 की स्ट्रेंथ होती है 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। ठीक है, अगर mm में ही हम लेते हैं, क्योंकि आपका जो क्यूब होता है mm में ही होता है, राइट। और यहाँ पे पीएसआई में हमने दे रखा है, पीएसआई की मैंने यहाँ पे नोट भी लिख दिया है। पीएसआई का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, अब समझते हैं स्टेजेस इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली आपकी इसमें बैचिंग होती है सबसे पहली, फिर मिक्स, फिर सेटिंग करेंगे, प्लेस करेंगे, फिर कॉम्पैक्टिंग करेंगे, फिर क्यूरिंग के बाद फिनिशिंग आपकी आती है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी बैचिंग के बारे में। तो बैचिंग को समझते हैं। बैचिंग बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इंग्रेडिएंट, आपके इंग्रेडिएंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, इंग्रेडिएंट हम बात कर चुके हैं, सीमेंट, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो हमने समझ गए आप? जब भी आप द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इंग्रेडिएंट, जो आपका इंग्रेडिएंट को मेजर करने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम बोलते हैं बैचिंग। ठीक, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आई थिंक बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक थंब रूल एक आपको दे दूंगा कि इस तरीके का उस जो आप, जिससे आप इजीली जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो आप अंडरस्टैंड इजीली कर पाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बैचिंग को तीन तरीके से डिवाइड किया गया। नॉर्मली आप बुक में देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग इसको डिवाइड किया है, वेट बैचिंग में इसको डिवाइड किया है। मैं यहाँ पे आपको तीनों बैचिंग बताऊंगा। बैचिंग का मतलब हम समझ गए, आपके इंग्रेडिएंट को मेजर करना। तो आपको मैक्सिमम दो ही बुक्स में दिखाई देती है, लेकिन हम यहाँ पे उस बैचिंग की भी बात करेंगे जो एक्चुअल में वैल्यू करती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो पहला है आपका रैंडम वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। तो ये क्या है, आपने देखा होगा आपके नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल एरिया, आपके रेसिडेंशियल एरिया में, आपके आसपास जब भी आपका कंक्रीट को मिक्स करने में या उसको इंग्रेडिएंट को मेजर करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो इसको तसला बोलते हैं, उत्तराखंड की बात करूं इसको तगाड़ी बोलते हैं। तो ये जो एक राउंड शेप में आपको जो ये एक पोर्ट आपको दिख रहा है, इसी पोर्ट के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो जब भी हम इस पोर्ट के थ्रू मेजर करेंगे तो उस तरीके की मेजरिंग को या बैचिंग को हम बोलेंगे रैंडम वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। तो वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हैंडल लगे होते हैं इसके, और इसका साइज जो होगा 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर, जो इसका ये साइज होता है 27 इंटू 27, और इसकी हाइट होती है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या, अगर मैं इसको लीटर में काउंट करूं तो 35 लीटर्स में ये होगा। अगर मीटर में देखें इसको तो 0.035 मीटर क्यूब में ये स्पेस लेता है। तो जब भी हम प्रॉपर वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग के थ्रू इसको देखें तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही करेंगे। ये जो बैचिंग होती है आपकी अधिकतर गवर्नमेंट एरिया में की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, वेट बैचिंग ऑफ कंक्रीट। करते हैं वेट के थ्रू मेजर करते हैं। तो ये आपका होगा वेट बैचिंग ऑफ कंक्रीट, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो आपका मशीन यूज हो रही है वो आपको दिख रही है, जो आपके बड़े स्ट्रक्चर में ये यूज की जाती है। अब बात करते हैं मिक्सिंग। आपके जो हमने मिक्स आपने हमने जो फाइन एग्रीगेट यानी कि रेत, सीमेंट और रोड़ी, हमने हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, कोशिश करना आप लोग भी इसे इंग्लिश में ही बात करें। तो हम तीनों को जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले हम बाय हैंड भी करते हैं, ठीक है, मशीनरी के थ्रू भी हम इसे मिक्स करते हैं। तो बाय जब भी हमने जो मेजर किया है उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के लिए हम इन ये जो हमने यहाँ पे मशीन या डिवाइस हमने यूज कर रखी है, इनके थ्रू भी हम यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होगा, जब हम आपका कोई भी मिक्स डिजाइन यहाँ पे हमने कोई भी मिक्स किया है, जब भी उसको एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे
है ना। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में लेंगे, और इसमें हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसा ट्रांसपोर्टेशन, मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन, जो हम अपने घरों के आसपास देखते हैं, थ्रू द तसला या तगाड़ी के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे, हम अब मैं आगे चला हूँ, मैनुअल में देखिए तो इसके थ्रू भी होती है, जो आपको ये एक व्हीकल दिख रहा है। मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन में देखिए तो मैकेनिकल में आपका मैकेनिकल व्हीकल यूज होता है। डंपर, हमें डंपर की बात करूं, डंपर आपको दिख रहा है। डंपर के थ्रू भी हम जो इंग्रेडिएंट है आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यूज हेल्पफुल, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पंपिंग करने के लिए यूज होता है। और कितनी कहां से कहां तक, एज लॉन्ग कैरिड आउट फॉर एज लॉन्ग एज 40 मीटर से 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर तक इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पंप, जिसे हम फॉर्मवर्क बोलते हैं। तो शटरिंग, जब हम किसी भी साइज में आपका कंक्रीट ढालने वाले हैं, जब हम वो प्रॉपर साइज देते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं शटरिंग। तो इसको अगर मैं बात करें, शटरिंग इज यूज एज ए टेम्पररी मोल्ड। ये टेम्पररी आपका मोल्ड होता है जो कुछ टाइम के लिए लगा होता है। जब आपकी कंक्रीट उसको स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है तो उसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनली शटरिंग जो होती थी वो टिम्बर की यूज होती थी, मतलब लकड़ी की यूज होती थी, जो पार्ट पार्ट में होती थी, है ना। अब भी लकड़ी की होती है, लेकिन उसका एरिया ज्यादा बड़ा हो गया है। जब शटरिंग पे बात करेंगे तो शटरिंग के बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे इस पूरा ब्रीफली। स्टील की आपकी, ग्लास फाइबर की भी यूज होती है, प्लास्टिक की, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड शटरिंग, तो आपकी क्या होना चाहिए, वो अच्छे से लोड बियर कर पाए, ठीक है। साइज और शेप में सही हो, प्रॉपर साइज वो दे, है ना। रीयूजेबल हो, यानी कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर पाए, और इजीली रिमूवेबल हो, है ना। क्योंकि रिमूवेबल होगी तभी तो हम दोबारा से यूज कर पाएंगे। अगर रिमूवेबल नहीं है तो वो आपकी स्ट्रक्चर को खराब कर देगी। टाइप्स ऑफ शटरिंग, पहला है टिम्बर जो हमने बात की, दूसरा है प्लाईवुड शटरिंग। प्लाईवुड जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरीके की शटरिंग को प्लाईवुड शटरिंग हम बोलते हैं। थर्ड है स्टील और मेटेलिक शटरिंग की, तो स्टील या मेटेलिक शटरिंग भी आपकी यूज होती है ना। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है वहां पे यूज होती है। एल्यूमिनियम शटरिंग भी यूज होती है ना। प्लास्टिक की भी यूज हो रही है, हम आजकल थर्माकोल की भी यूज कर रहे हैं, कॉपर शटरिंग भी यूज कर रहे हैं। एक है माइवान शटरिंग, विमान शटरिंग। तो ये क्या है, ये विमान शटरिंग एक एल्यूमिनियम शटरिंग है। निवान एक कंपनी है ना, होती है आपकी शटरिंग ही है एल्यूमिनियम की, लेकिन विमान कंपनी के ऊपर इसका नाम दिया गया है। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, प्लेसिंग के थ्रू भी प्लेस अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हैं, जैसा हम इमेज में देख पा रहे हैं। पहली इमेज आपका थ्रू द पंपिंग आपको दिख रहा है, सेकंड हम आरएमसी के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। ये वेरियस वेरियस स्टेप्स हैं, आप इसे देख लीजिए। फिर है हमारा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब है वाइब्रेटर के थ्रू हम उसे कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, या हम उसे मैकेनिकली के तरीके कर रहे हैं। तो मैनुअल आप देख रहे हैं, तो मैनुअल आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैनुअली यानी कि थ्रू हैंड जब हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो आपका मैनुअली में आएगा। देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो मेसन है, वे आपके जो कंक्रीट हमने डाली है उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। सेकंड है मैकेनिकल कॉम्पैक्शन। तो मैकेनिकल कॉम्पैक्शन में हम उसमें मैकेनिकली इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जब यूज करेंगे तो देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके वाइब्रेटिंग के थ्रू आपके जो एयर वॉइड है कंक्रीट में उसको कम करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट भी दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल वाइब्रेटर और एक होता है एक्सटर्नल वाइब्रेटर, है ना। यानी कि मैकेनिकल कॉम्पैक्शन में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे बोलते हैं वाइब्रेटर। तो इंटरनल वाइब्रेटर होगा वो आपके कंक्रीट में डाल करके उसे यूज करेंगे। द एक्सटर्नल वाइब्रेटर जो होगा उसको आउटर करेंगे। देखो ये आपका एक्सटर्नल वाइब्रेटर है, हमारा ये कंक्रीट है, कंक्रीट यहाँ प्लेस है इसके अंदर, यहाँ पे हमने इसे प्लेस किया और ये वाइब्रेट होकर के आपके कंक्रीट के अंदर जो एयर वॉइड है उसको खत्म कर देगा। फिर है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या है, जैसे ही हमने आपका कंक्रीट प्लेस किया, प्लेस करने के बाद, प्लेस करने के बाद आपको क्या करनी, कुछ टाइम के लिए यानी कि 7 से 14 दिन के लिए क्या करना पड़ता है, आपका क्यूरिंग करना पड़ता है। क्यूरिंग मतलब तराई करना पड़ता है, ठीक है। तो किसके थ्रू करते हैं, बाय जूट पैक के थ्रू करते हैं, है ना, जिसे हम इन सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में गनी बैग बोलते हैं।
ठीक है, बाय स्प्रिंकलिंग इन वाटर, इमर्सिंग इन वाटर, ठीक है, प्लास्टिक के थ्रू भी करते हैं, है ना। आज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज हम वेरियस तरीके से आपका जो क्यूरिंग है आज हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूरिंग का? आपके जो पानी है कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो, आप अगर नहीं जानते हैं तो आगे हम इस पे बात करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करना, ठीक। इसके बाद है इट इम्प्रूव्स वियर रेजिस्टेंस एंड वेदर रेजिस्टेंस क्वालिटीज। आपके ये इसकी जो मेंटेन आपकी जो कंक्रीट है ना, उसकी वियर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी होता है, ये रिड्यूस करता है आपके श्रिंकेज को इन कंक्रीट, है ना। क्यूरिंग पीरियड कितना होता है? क्यूरिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो आपका जो क्यूरिंग पीरियड होना चाहिए 7 डेज से 14 डेज होना चाहिए, राइट। और अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 1978 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि मिनिमम आपके आरसीसी स्ट्रक्चर को 7 डेज के लिए क्यूर करना पड़ेगा, क्यूरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज एंड इम्प्रॉपर क्यूरिंग के क्या होते हैं? अगर हमने प्रॉपर तरीके से डिसएडवांटेज नहीं दिया, आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में क्रैक दिख सकते हैं, ठीक है। आपका आरसीसी स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा, द रेट ऑफ कार्बोनेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से मेन डिसएडवांटेज ये होगा जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को सबसे पहले बात करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। अब बात करें अगर आपका क्यूरिंग अगर हम कर रहे हैं, टेम्परेचर क्यूरिंग अगर हम कर रहे हैं किसी भी एरिया में, यूपी में या उत्तराखंड में या झारखंड में, तो वहां पर हमें 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस तक का पानी का उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा घट गया है, ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या हो सकता है? अगर टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो गया है तो क्या होगा? आपका रेट ऑफ सेटिंग रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अगर हायर टेम्परेचर हो गया तो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इतना ही टॉपिक कवर किया। जैसे मैंने कहा था आपको टॉपिक कवर करने के बाद वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को भी। देखिएगा, पहले हमसे पहला जो है इंपॉर्टेंट है, पहले एक ही बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। तो जो कंक्रीट की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करना है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय एफ्लोरेसेंस इन ऑफ ब्रिक एंड हाउ विल यू क्लासिफाई द एफ्लोरेसेंस ब्रिक, है ना। तो इसने पूछा है कि आप एफ्लोरेसेंस से क्या समझते हैं, ठीक है। अगर उसने आपका ये मैक्सिमम मार्क्स से पूछा है तो आप उसके स्टेप्स भी वहां पर बता करके आइएगा। क्या कि हम एक बॉक्स लेते हैं, है ना, उसको जिसकी हाइट होती है 40 mm, और उसमें 25 mm तक का हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, 3 ब्रिक डालेंगे, ये हम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम बात कर चुके हैं। इसके बाद व्हाट आर द वेरियस टेस्ट कैरीड आउट ऑन द ब्रिक टू फाइंड आउट इट्स सुटेबिलिटी। तो आपके कौन कौन से जो टेस्ट है कैरीड आउट होते हैं फॉर फाइंड आउट अवर इट्स सुटेबिलिटी, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सीमेंट कंक्रीट, ये पहले पूछा गया है, डिस्कस प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस बताइएगा, ये हम इस पर बात कर सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द फैक्टर गवर्निंग द चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जो एक्सप्लेन करो फैक्टर गवर्निंग जो चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल पे चॉइस करना है। इसके बाद है आपको व्हाट इज पग मिल, पग मिल क्या है इसके बारे में बात करनी है। पग मिल के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसका भी अगर एग्जाम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आपको डायग्राम भी बनाना होगा। फिर है 7 कि व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की ग्रेड के बारे में हम बात कर लिया, F5 से लेकर के F80 तक हमने बात कर लिया। तो ये ही आपका है, ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में भी हम वहाँ पे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आज हमने कंप्लीट किया है यूनिट नंबर फर्स्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हम कंक्रीट की टेस्ट पढ़ने वाले हैं और टिम्बर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और भी काफी कुछ पढ़ते हैं। जब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर।